हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है सॉइल वाटर। तो अगर आपने सॉइल वाटर का टॉपिक कभी अपनी किताबों में खोला है, कभी उसे पढ़ने की कोशिश करी है, तो आप जानते होंगे कि सॉइल वाटर जो है वो कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है। ये अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। इसके अंदर हमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स के बारे में बात करनी है। यानी इसके अंदर हम आज इस वीडियो के दौरान सबसे पहले बात करने वाले हैं कि सॉइल वाटर है जो वो सॉइल में किस तरह से प्रेजेंट है, यानी वो एडजॉर्ब्ड फॉर्म में है या एब्जॉर्ब्ड फॉर्म में है, यानी उसकी पोजीशन किस तरह से है सॉइल के अंदर, कितना परसेंट हम देखते हैं जनरली सॉइल के अंदर वाटर देखा जाता है। तो इस तरह की कुछ बातें हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस और द रोल ऑफ सॉइल वाटर, कि सॉइल वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है सॉइल वाटर को पढ़ना, इसकी डिटेल्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम जानेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि सॉइल प्रोफाइल जो है, सॉइल प्रोफाइल जो होती है उसके अंदर सॉइल वाटर किस तरह से प्रेजेंट होता है। वहाँ अलग अलग तरह के जोन पढ़ने होते हैं हमें, रूट जोन होता है, अनसैचुरेटेड जोन होता है, उसके बाद वाटर टेबल। तो इस तरह से सॉइल वाटर से रिलेटेड भी हमें सॉइल की प्रोफाइल को स्टडी करनी होती है, या हम कह सकते हैं सॉइल वाटर प्रोफाइल को हमें पढ़ना होता है। तो सॉइल वाटर प्रोफाइल के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे जो इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल वाटर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये है कि अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज़ सॉइल वाटर की कौन कौन सी खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पर्पस, कौन सा एग्जामिनेशन, तो मैं कहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड हम देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल वाटर। स्ट्रक्चर कैसी है सॉइल वाटर की और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, इसे जानना बेहद ज़रूरी है। एग्जामिनेशन में सीधा इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए इस तरह की वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके अंदर ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंस वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि वो जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल वाटर, तो वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो के दौरान तो आज हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी जैसे कि आपने जो बहुत फेमस टर्म्स सुन रखी हैं कि सॉइल वाटर कॉन्स्टेंट्स के अंदर फील्ड कैपेसिटी आपने ज़रूर सुन रखा होगा। अगर कभी गलती से सॉइल साइंस को सीरियसली आपने लिया है तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा फील्ड कैपेसिटी क्या है ना, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट्स क्या है। तो इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वाटर पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। फिर आगे हम हाई स्ट्रेसेस कर्व्स वगैरह जो होते हैं उनके बारे में भी जानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हम सॉइल वाटर या जिसे हम सॉइल मॉइस्चर कह सकते हैं उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, उसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। अलग अलग तरह की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनके हेल्प से हम सॉइल वाटर के या सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ सॉइल वाटर छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है। तो इसे हम 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो सीरीज़ के रूप में कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज सबसे पहले अगर हम बात करें सॉइल वाटर किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर इज हेल्ड ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मैंने हाईलाइट किया है ऑन द सरफेस, क्योंकि सॉइल पार्टिकल की जो सरफेस है उसके ऊपर अवेलेबल है कौन, सॉइल वाटर जो है, यानी उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्ब्ड फॉर्म। एडजॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है, सरफेस के ऊपर टिका होना। कोई अगर सरफेस के अंदर, मतलब कह सकते हैं सॉइल पार्टिकल के अंदर घुस जाए तो उसे हम एब्जॉर्ब्ड फॉर्म कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सॉइल पार्टिकल सॉलिड्स हैं तो उनकी सरफेस के ऊपर बैठे हैं, ये सरफेस पे बैठे हैं, तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्ब्ड फॉर्म में है। एडजॉर्ब्ड फॉर्म में है एंड इन इंटरवेनिंग वॉइड्स एज पोर वाटर। आप भी जानते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसे हम वॉइड कह देते हैं, और वॉइड्स के अंदर हम क्या देखते हैं, सॉइल वाटर को देखते हैं। वॉइड्स के अंदर जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या है, एयर है, तो वहाँ सॉइल एयर है। तो कहने का मतलब ये हुआ सॉइल वाटर और सॉइल एयर आपस में क्या है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जो भी खाली जगह है जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई ना कोई गैसियस फॉर्म यानी एयर प्रेजेंट होती है। ओके, तो आपको ये जनरल फॉर्म, जो जनरल सॉइल कंपोजिशन है वो याद होगा, मैं श्योर हूँ आपको याद होगा कि 25% हम देखते हैं सॉइल के अंदर एयर होती है, 25% वाटर अवेलेबल होता है। तो उसको भी आप दिमाग में रखें कि हाँ, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर एयर वाली जगहों पे और पानी अवेलेबल हो जाए, पोर्स अगर भर जाएँ तो वो सैचुरेटेड कंडीशंस होने लगेंगी। सैचुरेटेड कंडीशंस होने लगेंगी कहने का मतलब ये हुआ कि सारे पोर्स अगर एयर की जगह पानी से भर जाएँ तो वो सैचुरेटेड कंडीशंस हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें दिमाग में होनी चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्यों ज़रूरी है,
तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कंट्रोलिंग द एनर्जी बैलेंस बाय अफेक्टिंग रेडिएशनल एक्सचेंज। सॉइल अगर पानी वाली होगी यानी मॉइस्चर्ड होगी तो उससे जो सन की हम देख रहे हैं रेडिएशंस आ रही है इस दुनिया में, अगर एनर्जी का कोई एकमात्र सोर्स है तो वो भी आप जानते हैं कौन है, सन है। तो सन है तो सन से एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है किस में, सॉइल में आ रही है। तो सॉइल के अंदर जो रेडिएशनल एनर्जी जितनी भी है वो किससे अफेक्टेड होगी, ऑफ कोर्स उसके अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर से, क्योंकि मॉइस्चर जो प्रेजेंट होगा वो उसके टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा और टेम्परेचर को अफेक्ट करेगा तो रेडिएशनल एक्सचेंज जो है हम देख रहे हैं एनर्जी का, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, हीट एक्सचेंज से रिलेटेड हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सॉइल के अंदर एनर्जी कंट्रोल, सॉइल के अंदर किस तरह की कितनी एनर्जी है वो कंट्रोल कहीं ना कहीं सॉइल वाटर से होता है। क्लैरिटी है। और हम देखते हैं नेक्स्ट, रेगुलेट द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको समझ आ ही गया कि अगर एयर पानी से भर जाएगी, मतलब एयर पानी से कैसे भर जाएगी, मतलब खाली जगह है अगर कहीं वहाँ पानी आ गया तो मतलब वहाँ एयर नहीं है। तो पानी की प्रेजेंस कितनी है ये अफेक्ट करती है कि वहाँ एयर कितनी है, और एयर कितनी है मतलब वो गैसियस एक्सचेंज को भी अफेक्ट करता है। एयर कम होगी मतलब पानी ज़्यादा होगा तो गैसियस एक्सचेंज कम होगा, पानी कम है तो ऑफकोर्स सॉइल का एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज होना ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि पोर्स होंगे तभी तो, क्या हम कह सकते हैं पोर्स में एयर होगी तो वही तो एक्सचेंज होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ गैसियस एक्सचेंज को भी कौन अफेक्ट करता है, सॉइल वाटर अफेक्ट करता है। तीसरा हम देखते हैं हेल्प्स प्लांट टू कैरी आउट देयर फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स कहते हैं हमें पानी चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए, ताकि हम दोनों मिलाएं उसे, मतलब हम उन दोनों को मिलाएं तो उससे क्या बना लेंगे, हम ग्लूकोज बना लेंगे। तो उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी कहाँ आएगा, कहाँ से आ सकता है, हम देखते हैं सॉइल से, यानी सॉइल वाटर के रूप में आ सकता है। इंक्लूडिंग द न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी हम देखते हैं जाइलम के अंदर जो है पानी के साथ में ही आते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है वो पानी के साथ घुल के ही पौधे के अंदर आते हैं। तो आपको ये बात क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए कि सॉइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल है और उसमें न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, तब उस कंडीशन में उस सॉइल वाटर को हम क्या नाम दे सकते हैं, सॉइल सॉल्यूशन नाम दे सकते हैं। तो सॉइल सॉल्यूशन को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करके लिख लें कि सॉइल सॉल्यूशन क्या है, कि न्यूट्रिएंट्स के साथ में अगर सॉइल वाटर जो सॉइल के अंदर दिख रहे हैं हम उसे सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट फॉर सॉइल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मस्ती में बैठे हैं अपने, डिकम्पोजिशन करते हैं तो उन्हें भी मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो मॉइस्चर की ज़रूरत यानी वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो इसका मतलब सॉइल वाटर उनके लिए भी ज़रूरी है। एंड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो डिकम्पोज कर सकें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, इनऑर्गेनिक तो नहीं कहना चाहिए वैसे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, और साथ में डिकम्पोजिशन जो होगा उससे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे प्लांट्स को, ताकि वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे, फिर उसका फिक्सेशन कर सकते हैं और अदर प्रोसेसेस जो आपके दिमाग में बन रही हैं, इमेज बन रही है वो सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स को सप्लाई करा सकते हैं। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने कवर किया जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल वाटर। ये सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है बात, वो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के अंदर सॉइल वाटर किस तरह से प्रेजेंट है, अब उसके बारे में और बात करने वाले हैं, और आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि वाटर इन द सॉइल प्रोफाइल, यानी सॉइल प्रोफाइल के अंदर वाटर किस तरह से किन जोन्स के रूप में अवेलेबल होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो प्लांट्स मैंने बना रखे हैं, तो प्लांट्स के नीचे ऑफ कोर्स रूट्स हैं, तो वो हिस्सा जहाँ रूट्स हैं और पानी अवेलेबल है तो उस जोन को हम एक नाम दे सकते हैं रूट जोन, है ना। तो यहाँ ऐसे एक रैंडम सी डेफिनेशन भी लिख रखी है, इतने काम की भी नहीं है, कि एक्सटेंड्स फ्रॉम दी सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस से लेकर कहाँ तक है ये, तो हम देखते हैं लोअर बाउंड्री ऑफ रूट जोन, कि रूट जोन जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक के हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, रूट जोन कह सकते हैं। ठीक है, रूट जोन का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि जहाँ रूट्स हैं और वहाँ वाटर अवेलेबल है, तो उस कंडीशन को हम रूट जोन कह रहे हैं। उसके नीचे का जोन को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से वाडोज जोन कह सकते हैं। ये जो जोन है इसे हम अनसैचुरेटेड जोन कहते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पानी और भी आ सकता है लेकिन आया नहीं है, कंप्लीटली फुलफिल नहीं है सारे पोर्स, अनसैचुरेटेड कंडीशन में है। तो अनसैचुरेटेड कंडीशन वाले जोन को हम क्या कहते हैं, वाडोज जोन कहते हैं। कभी कभी रूट जोन को मेंशन नहीं किया जाता और कंप्लीट ही इसको वाडोज जोन कह दिया जाता है। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि वाडोज जोन का मतलब क्या है, जहाँ पे कंप्लीटली पानी सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है। अब सैचुरेटेड कंडीशन में नहीं है तो क्या है, अनसैचुरेटेड कंडीशन में है, यानी हम उसे क्या कहेंगे, वाडोज जोन कहेंगे। क्लियरिटी।
इसमें एक बात ज़रूर याद रखने में कि द रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन वाडोज जोन। ग्राउंड वाटर की रिचार्ज करना है, उसे फिर से फुलफिल करना है, तो उसमें सॉइल के अंदर पानी की कमी होनी चाहिए, मतलब अनसेचुरेटेड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ रिचार्जिंग डिपेंड्स ऑन अनसेचुरेटेड जोन और आई कैन से वाडोज जोन। ओके, उसके नीचे जो हम देखते हैं एक कनेक्टिंग लिंक होता है। कनेक्टिंग लिंक मतलब दो जोन्स को जोड़ने वाला लिंक। कौन से दो जोन को? वाडोज जोन और नीचे का हम देख सकते हैं सैचुरेटेड जोन। सैचुरेटेड जोन मतलब जहाँ पानी ही पानी, एक तरह से हम वाटर टेबल के रूप में समझ सकते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर जो है। वैसे ग्राउंड वाटर की अपर मोस्ट लेयर जो है, क्या कह रहा हूँ मैं, ग्राउंड वाटर की अपर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं। तो वाटर टेबल और वाडोज जोन को जोड़ने के लिए बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है। उस लिंक को हम किस रूप में समझते हैं? कैपिलरी फ्रिंजेस जोन के रूप में समझते हैं। ये फ्रिंजेस बनाने की कोशिश करी है मैंने, बहुत अजीब सी लग रही है। फ्रिंजेस का मतलब क्या है? जो आप जानते होंगे पतले पतले माइक्रो ट्यूब्स या ट्यूब्यूल्स बनते हैं, जो किस वजह से क्रिएट होते हैं? तो आप जानते हैं कि सॉइल के बीच में जो जगहें हैं, सॉइल पोर्स की वजह से, माइक्रो पोर्स से बनती हैं ये। और इसमें पानी क्यों चढ़ पाता है? क्योंकि सॉइल के वाटर के अंदर आप जानते हैं क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है, एडेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो वो ऐसे ऐसे करते कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ जाता है उसमें। तो ऊपर चढ़ जाता है यानी कैपिलरी एक्शन दिखाता है। कैपिलरी एक्शन के दी फेमस एग्जांपल्स आप जानते होंगे कि वो दिए का एग्जांपल आप जानते हैं कि दिया क्यों जलता है? क्योंकि उसमें रुई से हम देख रहे हैं जो पतली पतली फ्रिंजेस बनी हुई हैं, है ना, कैपिलरी एक्शंस के थ्रू उसमें तेल यानी ऑयल जो है वो लगातार सप्लाई होता जाता है, ऑयल के सप्लाई से दिया जलता रहता है। तो ये एग्जांपल्स आप जानते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी इस तरह से ये कनेक्टिंग लिंक बनता है सॉइल्स के अंदर। ऐसा जोन होता है जो नीचे से पानी को ऊपर वाले जोन तक पहुँचा सकता है। तो इस जोन को हम कहते हैं कैपिलरी फ्रिंज जोन। ओके, और उसके नीचे क्या है? वाटर टेबल है। वाटर टेबल क्या होती है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर। तो उसे भी याद रखें। तो इस तरह से कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए सॉइल वाटर प्रोफाइल के रूप में, या हम कह सकते हैं वाटर इन सॉइल प्रोफाइल। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड का जो बातें हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाटर। ओके, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाटर। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि H2O जो है, H2O यानी सॉइल वाटर या नॉर्मल वाटर जिसे हम कह रहे हैं, तो ये जो वाटर है इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्रा मतलब चार, हेड्रल मतलब साइड्स, तो चार साइड्स के रूप में हम इसे देखते हैं। चार साइड्स के रूप में क्यों देखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बीच में उसके पास दो लॉन पेयर होते हैं। लॉन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो शेयरिंग में नहीं है, है ना। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। बात तो ये हुई है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या रहेगी? शेयरिंग रहेगी। तो हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर ऑक्सीजन का भी पूरा पूरा हक है, और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पे हाइड्रोजन का भी हक है। तो कहने का मतलब जो है वो दोनों सेटिस्फाइड स्टेट के अंदर है, तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये हुआ इस कोवेलेंट स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन के पास दो एक्स्ट्रा और क्या है? हम देख रहे हैं लॉन पेयर्स प्रेजेंट हैं जो कि शेयरिंग में नहीं है ना, एक्स्ट्रा है इसके पास। तो इनको हम कंबाइन करते हुए जब H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है? टेट्राहेड्रल दिखाई देता है। ओके, और ओनली वैसे H2 और O के बीच में कभी कभी इन्वर्टेड V के रूप में भी कहा जाता है स्ट्रक्चर, तो आपके पास वो मिल जाए तो आप उसे भी याद रख सकते हैं, इन्वर्टेड V के रूप में भी बोला जाता है। लेकिन आप इसको याद रखें कि H2O का स्ट्रक्चर वैसे कैसा है? टेट्राहेड्रल है। समझ आ गई आपको, है ना। नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं चार्ज्ड भी बोला है इसको हमने, चार्ज स्ट्रक्चर है। चार्ज स्ट्रक्चर बोलने का रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि बात तो ये हुई थी कि ऑक्सीजन कह रहा है और हाइड्रोजन के बीच में ये बात हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स पे पूरा पूरा दोनों का हक होगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी दगाबाजी कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? कभी केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मतलब ये है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रख सकने की एबिलिटी, अपनी ओर खींच के रख सकने की। मतलब हम देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है, क्या कहा तो यही था कि तेरा भी पूरा हक है, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खिसका के रखता है। तो बॉन्ड्स में हम उस बॉन्ड के अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से ज़्यादा मूव हुए हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंडीशन में मतलब हाइड्रोजन से थोड़ा दूर है और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्टेड है। साथ में हम देख रहे हैं लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, किसका? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, साथ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो सांझे के इलेक्ट्रॉन जो हैं यानी जो पेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपनी तरफ खींच के रख रखा है। तो इस कंडीशन से ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
पार्शियली नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव नहीं, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन बेचारा रह गया, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इस पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से इनके अंदर दो पोल्स बन गए। पोल्स मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से पोल बन गए। तो इन पोल्स की बन जाने वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइपोल कंडीशन कहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है ड्यू टू डाइपोल फॉर्मेशन। डाइपोल फॉर्मेशन क्या होता है समझ आया आपको? अपनी लैंग्वेज में खुद अपने आप इस चीज़ को लिख ज़रूर लें, क्योंकि जो स्क्रीन पे जो फोटोज़ आ रही हैं उसे बना सकें तो आप बना भी लें, और इन्हें जो भी मैंने आपको बताया उसे नोट कर लें कि कैसे नेगेटिव चार्ज बना, कैसे पॉजिटिव चार्ज बना। दिमाग में एक इमेज बन गई। इस तरह से H2O जो है एक, हम देख सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट है। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, आप जानते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें घुल जाती हैं, और उसके रीज़न हम कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए क्यों घुल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, डाइपोल मोमेंट देखा जाता है। ठीक है, ये तो क्लैरिटी है। अब इस डाइपोल की वजह से हम देखते हैं H2O के दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी के अंदर कहीं ना कहीं लैक है। मतलब H2O को क्या ऐसा हो गया, H2O तो बेचारा रह गया ना, क्योंकि H2O में H तो रह गया ना, हाइड्रोजन कहता है कि यार मेरे पास तो H+ ही रह गया, मतलब चार्ज जो है मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो अब उस पॉजिटिव चार्ज को फुलफिल करने के लिए वो किसी दूसरे नेगेटिव के पास भागेगा कि भाई खुद के घर में बात नहीं बन रही, तो दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल मतलब दूसरे घर के ऑक्सीजन, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और ये जो बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इस दौरान एक बॉन्ड बन जाएगा, जिस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो ये जो रिश्ता बन गया इसका किसी और मॉलिक्यूल के साथ, तो इसे याद रखें, इसे क्या कह रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं ड्यू टू द डाइपोल फॉर्मेशन देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द H2O मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्यों हो गई, समझ आई गई होगी आई थिंक, है ना। तो अब हम देखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज़। क्या कहा गया है कि ये जो हम देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम देख रहे हैं सॉइल के अंदर क्या अच्छा हो जाता है, सॉरी सॉइल कहाँ से आ गई, वाटर के अंदर हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई हो जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका हाई होता है। अब दिमाग में आता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि ये कंडक्टिविटी का आप उल्टा मान सकते हैं कि पानी जो है प्योर फॉर्म के अंदर, आप जानते होंगे प्योर फॉर्म मतलब एक तरह से डिस्टिल वाटर या प्योर फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो इलेक्ट्रिसिटी ना कंडक्ट करने का जो नेचर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं होने देता, ये पानी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता। तो आपका ये जो टैप वाटर होता है, आप जानते हैं अगर हाथ गीले हैं तो करंट क्यों आ जाता है हमें, क्योंकि वो इम्प्योर है, कहीं ना कहीं उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। लेकिन अगर पानी प्योर हो तो उसमें क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, तो कंडक्ट नहीं करता है पानी। तो ये कंडक्ट ना करने का जो नेचर है उसे एक कांस्टेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या समझ आया कि हर सब्सटेंस का एक कांस्टेंट होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना कम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएगा अपने अंदर से। तो पानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करवाता, तो इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है तो वो भी मैंने आगे वैल्यूज़ लिखी हैं, सारी वैल्यूज़ याद करेंगे हम अभी, लेकिन अभी क्या होता है वो तो समझ आ गया आपको। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैं समझता हूँ आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉयल हो जाना पानी का, अपनी स्टेट चेंज कर लेना किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाना ना। और हम देख सकते हैं स्पेसिफिक हीट भी दी फेमस डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे कि 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जानते हैं, याद कर लें, अगर नहीं लिख रखी है तो ये तो मुझे लगता है ज़िंदगी में इंसान मर भी जाए तब भी उसे याद रहनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या, कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का, तो हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके। और है विस्कोसिटी, ना बहने का गुण, पानी की विस्कोसिटी जो है वो कितनी होती है वो भी मैंने यहाँ मेंशन करी है, तो उसे भी याद रखना है हमें। तो विस्कोसिटी का भी मतलब आप जानते होंगे। तो इन सभी की वैल्यूज़ याद रख लें कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, तो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। और अगर प्रेशर बढ़ जाए, जैसा कि कुकर मतलब प्रेशर कुकर में होता है, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रेशर मेंशन किया है कि 1 ATM यानी नॉर्मल हम
प्रेशर पे देखें तो वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही मेल्टिंग पॉइंट की बात करी है, जनरली हम पानी का कितना देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, है ना, एमपी मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इससे कम होगा, इससे बढ़ेगा टेम्परेचर तो वो बर्फ़ जो है पानी बनने लगेगी, और इससे कम होगा तो फिर वो कहने का मतलब पानी जो है बर्फ़ बन जाएगा, तो वो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कह सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी समझाया था, कितनी होती है वैल्यू याद रखें, कुछ बुक्स में 78 मेंशन्ड है, कुछ जगह 80 मेंशन्ड है। ऐसा दोनों साथ में कभी ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे, अगर मिल जाए तो प्लीज़ आप 80 को सेलेक्ट करिएगा। किसे सेलेक्ट करेंगे आप, 80 जो है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का। दूसरा हम देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर वैल्यू याद रखें, इसकी यूनिट पॉइज होती है। क्या होती है, पॉइज होती है। क्या है, 0.0089, 0.0089 पॉइज याद रखें। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये याद रखने वाला पोर्शन है, याद ज़रूर रखें, है ना। और स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1, मतलब पानी की 1 होती है, कि मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हमें देनी पड़ती है। 1 कैलोरी मतलब 4.2 जूल, 4.2 जूल, तो वो आपको भी पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप जानते हैं कि पानी के सारे पार्टिकल्स आपस में अपने आप को कहीं ना कहीं खींच के रखते हैं, उनके अंदर कोहेशन फोर्स होता है। कोहेशन फोर्स की वजह से एक पतली परत के रूप में होते हैं वो लोग, पतली परत के रूप में होते हैं, तो उसका मतलब सरफेस टेंशन होता है। और कितना होता है, 72.7 डायन पर सेंटीमीटर। डायन वो अपनी एक्स को जो आप कहते हैं वो डायन की बात नहीं कर रहे हैं, नो ऑफेंस, है ना। तो डायन यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन का ही, आप जानते हैं कि दूसरी न्यूटन, जैसे न्यूटन जो है वो देखते हैं ऐसा यूनिट के रूप में देखते हैं, जबकि सीजीएस यूनिट्स जो होती हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली जो यूनिट सिस्टम होता है, तो उसमें डायन टर्म यूज़ करते हैं हम फोर्स के लिए। तो एक पर्टिकुलर फोर्स जो पर्टिकुलर सेंटीमीटर पर लग रहा है, इतना ध्यान नहीं देंगे, याद रखेंगे 72.7 डायन पर सेंटीमीटर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। ज़रूर याद रहेगा, याद रहना चाहिए। और हम देख रहे हैं दूसरी तरफ, यहाँ लिखा है लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लेटेंट हीट आप जानते हैं क्या होती है, छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट का मतलब जो हमारे सामने नहीं आती, लेटेंट मतलब गुप्त ऊष्मा हिंदी में कहते हैं। तो गुप्त क्यों है ये ऊष्मा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं हमारे पास जो भी वाटर की स्टेट है, जैसे कि सॉलिड स्टेट में है, आइस में है, तो पानी अगर वो आइस जो है सॉलिड स्टेट से वाटर स्टेट में यानी लिक्विड स्टेट में आना चाह रही है, क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आना चाहती है, तो उस दौरान वो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करती। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ़ है, तो वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलती है। तो अगर हम उसे हीट दे रहे हैं और हम थर्मामीटर लगा के बैठे हैं, है ना, ये सोच रहे हैं कि ये जो बर्फ़ है ना, अभी इसके ऊपर थर्मामीटर के ऊपर अगर 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन्ड है, तो अगर हम इसको हीट देंगे तो ये पानी में बदलते ही क्या, पानी में बदलते वक्त इसके अंदर क्या आना चाहिए, टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ऐसी कौन सी हीट जो हमने हीट दी थी वो कहाँ गुप्त हो गई, वो कहाँ गायब हो गई या कहाँ छिपी रह गई, तो उस छिपी हुई हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, जो कि सिर्फ किस लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट चेंज करना मतलब वो लिक्विड से, हम देख सकते हैं सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर बदलती है। तो इस दौरान अपनी स्टेट्स चेंज करने के दौरान हर सब्सटेंस को या हर लिक्विड को कोई ना कोई एक हीट की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन जब लिखा जाता है, तो सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से सीधा ही किस में बदल जाओ, वेपर में बदल जाओ। तो सॉलिड से सीधा वेपर में बदलने के लिए पानी की हमें पता होनी चाहिए स्पेसिफिक हीट कितनी है, स्पेसिफिक हीट नहीं, लेटेंट हीट कितनी है, 680 कैलोरी पर ग्राम। 680 कैलोरी पर ग्राम आप ज़रूर याद रखें, ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन है। ओके, तो ये तो सब चीज़ें ठीक है, याद होनी चाहिए। जनरल साइंस की बातें हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बेहद और बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज बाय 9% बाय फ्रीजिंग। पानी जो होता है उसको हम जब फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है, 9% बढ़ जाता है। गजब बात लगती है मुझे ये। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे खिंडे हुए से होते हैं, एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ 5 या 4-5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब वो फ्रीज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाने की कंडीशन में वो एक पर्टिकुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो वॉल्यूम जो है उनका बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, खाली बीच में जगह बन गई, तो उससे उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, आप ज़रूर याद रखिएगा कि पानी को जब फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि गर्मियाँ अगर चल रही हैं
अगर ये वीडियो आप गर्मियों में देख रहे हैं तो आपने अगर पानी भरा होगा अपनी ट्रे के अंदर, कौन सी ट्रे, जो आपकी मम्मी आपको ज़बरदस्ती भरवा देती है कभी घरों में, है ना। हॉस्टल में रहते हैं तो चांसेस आर ज़ीरो कि आपने कभी भरी हो, लेकिन घर पे आपने ज़रूर भरी होगी अपने फ्रिज की जो ट्रे होती है, आइस ट्रे। तो आइस ट्रे के अंदर जब पानी हम भरते हैं, हम उसे ऊपर तक भरते हैं तो वो और थोड़ा सा और उसकी जो आइस है वो और ज़्यादा हमें मिलती है जमी हुई। तो हम अगर उसे थोड़ा कम भरें तो हमें वो परफेक्ट साइज़ की क्या मिलेगी, आइस क्यूब मिलेगी। तो कहने का मतलब ऐसा इसलिए होता है। और भी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो पानी को बॉडी जनरल बच्चों को बताए जाते हैं ऐसी चीज़ें कि पानी की बॉटल्स को अगर वाटर बॉटल को हम अगर ऊपर तक ब्राइम तक एकदम अच्छे से भर के पूरे टाइट पैक करके फ्रीजर में रख दें तो अगले दिन उसका ढक्कन टूट जाएगा। ढक्कन क्यों टूट जाएगा? क्योंकि पानी अंदर से एक्सपेंड होगा, 9% एक्सपेंड होगा। ये ज़रूर याद रखिएगा आप, ठीक है। क्यों होगा वो भी मैंने आपको बताया, क्यों होगा, क्योंकि वो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। और डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा आप जानते हैं कि अगर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो जानी चाहिए। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। क्यों होती है? रीज़न समझ आ गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर पकड़ता है। तो इस वजह से हम देखते हैं जो डेंसिटी कम होने की वजह से ही तो हम देखते हैं बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरती है ना। पानी के ऊपर तैरती है तभी तो बेचारा टाइटैनिक डूबा था, क्योंकि वो ऊपर तैरती हुई बर्फ़ से ही टकराया था, आइसबर्ग से टकराया था और वो तो सब कुछ हो गया। कहने की बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो वाटर है वो एक्सपेंड होता है कितना, 9% एक्सपेंड होता है। उसका एक ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं हम कि यहाँ उसको उल्टा पढ़ो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे हम देख रहे हैं कि वाटर का वॉल्यूम जो है वो क्या है, पर्टिकुलर जगह कम है, मिनिमम है। अब इससे अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी फ्रीजिंग की तरफ बढ़ेंगे तो वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते इस तरह से बढ़ रहा है। तो इसी डेंसिटी का वॉल्यूम ग्राफ कैसा होगा, उल्टा होगा इसका। मेरी कोशिश है स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाए तो आप देख सकते हैं। तो इस फंडों को आप ज़रूर याद रखिएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है पानी से जुड़े हुए। एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है जो आप एग्ज़ाम आने वाला देना चाह रहे हो उसमें ना काम आए, लेकिन ज़िंदगी में आपको ये कॉन्सेप्ट बेहद काम आएंगे, क्योंकि जो भी इंसान साइंस पढ़ता है तो इनको ये चीज़ें तो पढ़नी पड़ती हैं और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें जितनी भी थी इससे रिलेटेड आपको यहाँ कंपाइल करके बता दी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ओके। तो उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, हम सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आने वाले वीडियो के अंदर हम सॉइल वाटर से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ में इस चैनल के और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस तरह के टॉपिक्स को बुक्स में भी ज़रूर पढ़ें। किताबों के अंदर पढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कि सॉइल वाटर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि सॉइल वाटर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें सॉइल से रिलेटेड हो। तो सॉइल से रिलेटेड है तो सॉइल वाटर पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ में कोशिश है मेरी कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया उसका एक PDF फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।